एक अलग बात से आज की बहस शुरू करूंगी। शादी और सियासत में बड़ा फर्क होता है। शादी में पहले दूल्हा तय होता है और फिर तैयारियां की जाती हैं, फिर बारात निकलती है। लेकिन सियासत में इस पूरे सीक्वेंस को पलटने की सुविधा होती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि बारात तैयार खड़ी हो और बारातियों में होड़ मच जाए कि घोड़ी तो मैं चढ़ूंगा, मैं ही दूल्हा बनूंगा, तो फिर क्या होगा। बस समझ लीजिए कि यही आज की बहस है। कल मुंबई में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक शुरू होनी है। होटल के बाहर और सड़क पर विपक्षी एकता ने नए नए होर्डिंग और पोस्टर्स लगा दिए हैं। बैठक में इंडिया अलायंस का झंडा और उसका लोगो डिसाइड किया जाएगा। थोड़ी देर पहले बैठक के तीनों होस्ट यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बताया गया कल अलायंस में 2 और पार्टियां जुड़ेंगी, यानी 26 का जो अलायंस था अब 28 का होगा। 6 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, तो वो बोले हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, ये तो बीजेपी बताए कि उसके पास मोदी के अलावा कौन है। उद्धव से ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि इंडिया अलायंस में नाना करते हुए पीएम के दावेदार अब बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी के नेता पहले ही बयान दे चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के लिए भी कैंपेन शुरू हो गया है। दोनों नेताओं की दबी इच्छाएं उनके 2 नेताओं ने जाहिर कर दी हैं। हालांकि उसके बाद दोनों ओर के नेताओं ने सफाई भी दे दी है। कहा है कि नहीं जी, ऐसी कोई चाहते हमारे मन में नहीं है, हम तो बस ये चाहते हैं कि जैसे तैसे कर एक रहें और मोदी को हटा दे। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने तो साफ कह दिया कि पीएम की रेस नहीं रोकी तो गठबंधन टूट जाएगा, पहले ही बिखर जाएगा। बीजेपी इंडिया अलायंस बनने के पहले दिन से उसकी दुखती नस दबा रही है और पूछ रही है कि मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, ये तो बता दो। तो महागठबंधन में अब तक 26 पार्टियां हैं और 6 पार्टियों की इच्छा सामने आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि अभी एक नाम लॉक करने में दिक्कत है, तो फिर आगे क्या होगा। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विपक्ष है वो भी आज सोच रहा है कि अगर हम मोदी जी को हराएंगे नहीं तो हो सकता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन हो ही ना। सबसे पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि विपक्ष इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहा है, तो मेरा तो आग्रह है कि वो आजीवन इसी प्रकार से विपक्ष की बैठकें करते रहे, यही भारत के लिए लाभदायक होगा। ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। आराम से सोचें कि क्या कर, किस तरह से इस देश को और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सके। जो धुरी एक ऑपोजिशन की है वो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस है कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल से पोरबंदर तक। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। टीम में कोई कैप्टन नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, हर सपनों के सौदागर इकट्ठे हो रहे हैं। कोई व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यही एक पॉलिटिशियन है बिहार में जो प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी वर्सेस कितने पीएम, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं आपका तारुफ करा देती हूं जो मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में अगले 1 घंटे साथ रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला। अनुमा आचार्य जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी धन्यवाद। और AK वाजपेयी साहब प्रवक्ता हैं LJP के। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। और आज की चर्चा का मुद्दा आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री के
सामने कितने प्रधानमंत्री। तो मैं अनुमा आचार्य जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। बताइए, आप की जो बारात है उसका दूल्हा कौन? देखिए, मुझे बहुत ख़राब लगता है आप लोग दूल्हे और बारात की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ना तो शादी करने के बाद और दूल्हा बनने के बाद अपनी पत्नी को पत्नी जैसा रखा और ना ही उन्हें तलाक दिया। पर्सनल अटैक इस संस्कृति वाले वाले मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। ये आप डिबेट की बात करिए। चलिए, आपको दूल्हे और बारात से एतराज है, मैं आपसे वादा कर रही हूँ अगले 1 घंटे मैं इसका जिक्र भी नहीं करूंगी। नहीं अनुमा जी, ये ठीक नहीं है। अगर कोई आपके निजी जीवन पर टिप्पणी करे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका अगर ठीक, देखिए आप अगर ट्रिगर करेंगे तो बात होगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, मैं भी नहीं करूंगी। चलिए अपनी बात रखिए। आपके इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? बिल्कुल हमारा इंडिया गठबंधन का चेहरा सिर्फ लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है कि हम किसी एक आदमी को इतना अजय बता के रखें कि उसके आगे कोई है ही नहीं। ये स्थापित करने की जो कोशिशें हैं ना, इन्हीं के ऊपर हमारा प्रहार है। अक्सर लोग कहते हैं, चैनल्स ये बार बार चलाते हैं कि अकेला मोदी और सारे, ये क्या बात है यार? ये तो समझ ही नहीं आता कि इस तरह से कैसे बात कर लेते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर पार्टी में लोकतंत्र ही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां नरेंद्र मोदी जी के बारे में हर प्रवक्ता जो आता है वो पार्टी क्या कर रही है उसको छोड़ के नरेंद्र मोदी जी को भगवान की जगह पे बिछाने की कोशिश करता है। क्या लोकतंत्र ऐसा होता है? क्या लोकतंत्र ऐसा होता है जिसमें एक तरह की तानाशाही चलती जाए? आज लोगों को दिख रहा है कि इतने सर्वे कराने के बाद भी और सारे सर्वे मोदी जी के फेवर में दिखाने के बाद भी मोदी जी को इतना डर लग रहा है कि कहीं गैस के दामों पर 200 रुपए कम किए जा रहे हैं, कहीं और कुछ किया जा रहा है। और आने वाले समय में तो हम देखेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होंगे। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का। वहां बीजेपी सुना है कि नहीं सुना है आपने? अगर सरकार महंगाई को काबू में नहीं लाती है तो ऐतराज है, लाती है तो ऐतराज है। यही बीजेपी। शोभना जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो होते ही है, लेकिन एक बैटिंग ये होती है कि विपक्ष को जो है उसी को कटघरे पे लाके ये कहा जाए। लेकिन चित भी मेरी, कितना आसान और सस्ता आरोप है ना, आप किसी पर भी लगा देती हैं। आप मेरे 20-22 साल की मेहनत पर, मेरी पत्रकारिता पर, ये सबसे आसान है अनुमा जी, ये सबसे आसान है जो गलत है। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछने की नौकरी करती हूँ। और थोड़ी सी मेरे बारे में अगर आप जानकारी जुटा पाएंगी तो शायद ये आरोप मुझ पर कभी नहीं लगाएंगी। प्रेम शुक्ला जी। शोभना जी, मैं यहाँ पर एक चर्चा के लिए आई थी। आप यहाँ पे अपने बारे में बात करना चाहती हैं तो आपके बारे में मुझे एक अपना सीवी भेज दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ लूंगी। नहीं, सीवी भेजने की मुझे जरूरत ही नहीं है। आप अपने ही जो पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स हैं उनसे बात कर लीजिएगा। आप तो अभी प्रवक्ता बनी है, मैं कई सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ, मुझे सब जानते हैं अनुमा जी। आप अपनी पार्टी में पता कर लीजिएगा। ये जो आप प्रेम शुक्ला जी आइए। आपके अहंकार को पोषित करने के लिए मत बुलाइए। आपके अहंकार को कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपके दल में लोकतंत्र की कमी है? क्या आपके दल में चर्चा की कमी है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका चेहरा है, इसके अलावा आपके पास क्या विकल्प है, आप वो बता दीजिए मुझे। शोभना जी, लोकतंत्र पर वंशतंत्र के जो पुजारी हैं वो प्रवचन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो भ्रूण बनते ही प्रधानमंत्री बन के पद के प्रत्याशी बन जाते हैं, वो लोकतंत्र पर भी बात करते हैं। जिनका जो वंश का चिराग है वो कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश को एक पत्रकार सम्मेलन में फाड़कर फेंक दे, वो लोकतंत्र की बात आपको भी टोकूंगी। ये वंश का चिराग क्या होता है? राहुल गांधी नाम लीजिए ना, ये गलत है ना, आप नाम लीजिए ना राहुल गांधी। वंश का चिराग नहीं है क्या वो? हाँ, नहीं, उनको क्या कहूं मैं? वंश का चिराग कहना अपने वंश का चिराग है। हर बेटा आप भी किसी के वंश का चिराग है। तो है ना, मैं तो प्रशंसा ही कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप भी तो वंश का चिराग है ना? तो मुझे तो बुरा ही नहीं लगता है। हाँ हूँ ना, मैं अपने वंश का चिराग तो बस ठीक है, राहुल नाम लीजिए ना, हमें क्या पता किस वंश के चिराग की आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी नाम लीजिए जी। अब नहीं, अब अखिलेश यादव है। नहीं, अखिलेश यादव सपा के वंश के चिराग हैं। उद्धव ठाकरे हैं, ठाकरे परिवार के वंश के चिराग हैं, आदित्य ठाकरे हैं। अब उसी तरह से स्टालिन जो है वो कैसे में, तो वंश के चिरागों का जो है एक समूह है। वो आपकी पार्टी में भी है। पंकज सिंह जी राजनाथ जी के वंश के चिराग है। अनुराग ठाकुर जी भी किसी वंश का चिराग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ नाम लेके बात करते हैं, नाम लेके बात करते हैं। लेकिन वो पार्टी के नियंता नहीं है। मैं पार्टी के नियंता नहीं है वो।
आप मुझे इस तरह के प्रश्न पूछेंगी तो मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा शोभना जी। मुझे अभद्रता का अभ्यास नहीं है। ये कांग्रेस के लोग अभद्रता करते हैं, भाजपा वाले नहीं। एक बात। दूसरी बात, आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली से, प्रक्रिया से जो व्यक्ति स्वयं को 140 करोड़ भारतीयों का प्रधान सेवक कहता, वो तानाशाह है। और जो जन्मते ही कह दे कि प्रधानमंत्री पद के ये प्रत्याशी हैं, वो जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्रवादी है। तो लोकतंत्र और तानाशाही, इसकी जो परिभाषा है उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस देश में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये नारा देवकांत बरुआ कांग्रेस के 1970 के दशक के अध्यक्ष ने लगाया था। आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी ने कभी इस तरह का दुस्साहस किया है? आपके ध्यान में आया है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली, लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होने वाली, लोकतंत्र को पोषित करने वाली और लोकतंत्र के माध्यम से भारत को वैभव की पराकाष्ठा पर ले जाने का संकल्प लेने वाली पार्टी है। अब उसमें किसी को आपत्ति है, वो करता रहे। देश की जनता जो है वो जानती है कि लोकतंत्रवादी कौन है और अलोकतांत्रिक कौन है। उसके पास जो है नीर क्षीर विवेक है देश की जनता के पास। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आपकी पार्टी में सब कुछ 2 लोग तय कर लेते हैं। तो ये जिस लोकतंत्र को लेकर विपक्ष आप पर हमलावर रहता है, उसका सबसे बड़ा आरोप यही है कि सिर्फ 2 लोग जो है वो पूरे पार्टी हर फैसले को खुद कर लेते हैं। कभी नहीं तय करते, कभी नहीं तय करते। हमारे यहाँ इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, हर राज्य में कोर ग्रुप है, हर 4 राज्यों पर प्रदेश कार्य समिति है। और हमारे यहाँ इस तरह की बैठकें जब भी आहूत होती है, उन बैठकों की कवरेज के लिए मीडिया को बाकायदा निमंत्रित किया जाता है। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरीज की बैठक मासिक होती है और उसके लिए भी मीडिया को निमंत्रित किया जाता है। आप मुझे बताइए कि इंडिया के संदर्भ में किसी प्रकार का बैठक लेने के पहले आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की कब बैठक हुई थी, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब हुई थी आखिरी, जरा मुझे बता दीजिए। लेकिन मुझे भी तो आप ये जवाब दे दीजिए ना कि आप भी तो यही चाहते हैं ना कि प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर सरफुटअव्वल हो जाए और ये इंडिया गठबंधन जो टूट जाए। आप लगातार इस कोशिश में क्यों लगे हुए हैं कि आपकी पिच पर आकर इंडिया गठबंधन खेले? मत फुटअव्वल करें भाई, 2004 में कब गठबंधन में यूपीए ने कब बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या सोनिया गांधी होंगी? वो तो जब चुनाव जीतकर 2004 में बहुमत मिला यूपीए को, उसके बाद उनमें चर्चा हुई। तो आप भी तो इस कोशिश में लगे हुए हैं ना, पूरी की पूरी बीजेपी। हमने कहा मना किया? देखिए, अच्छा, हमारी कोशिश का उन पर प्रभाव पड़ता है, यानी हम जो कहते हैं उसी के अनुसार वो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकेत पर ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य जो हैं अपने निर्णय लेते हैं। अगर नीतीश कुमार के जो है मंत्री श्रवण कुमार नीतीश कुमार को मंत्री पद का जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी करे तो भाजपा कहने पे कह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की अपनी जो है अरविंद, अब ये देखिए बीच में क्यों टोक रही है भाई? मैं तो अनुमा जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैंने इसीलिए 2-3 सवाल जो मन में है वो ले लिए हैं और आपके पास आऊंगी। अरविंद, पहले प्रदीप भाटी जी, ए.के. वाजपेयी, फिर अरविंद केजरीवाल के मंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय अगर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी कहते हैं तो हमारे भाजपा कहने पे कहते हैं क्या? प्रेम शुक्ला जी, आप नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री? नहीं, हम नहीं बनना चाहते। हम अपनी योग्यता को जानते हैं और हमारे यहाँ पता है कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं होता है। जैसे अपॉइंट किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद अपॉइंट किया था। इस देश में प्रधानमंत्री पद अपॉइंट करने की कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। आप चाहे तो आदरणीय वाजपेयी जी से पूछ लें, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है। बीजेपी के ऊपर भी लग रहा है। नहीं, अपॉइंट नहीं किया, ये तो आरोप बिल्कुल अपॉइंट नहीं किया। वो निर्वाचित है, वो अच्छा ठीक है, निर्वाचित आरोप नहीं है, निर्वाचित है। प्रदीप भाटी जी, क्यों समाजवादी पार्टी चाहती है, शफीकुर बर्क साहब को क्यों कहना पड़ रहा है कि साहब प्रधानमंत्री के चेहरे पर अभी डिसीजन मत लीजिए नहीं तो गठबंधन बिखर जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री पद का जो है नाम सामने आए और उसकी अगुवाई में ये पूरा चुनाव लड़ा जाए? धन्यवाद शोभना जी। सबसे पहले तो जो हमारे प्रेम शुक्ला जी को जो इंडिया को लेके काफ़ी सारी शंकाएं हैं, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। उनका जो वो चाहते हैं कि ये गठबंधन टूटे,
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चल रहे हैं। और हमने पहले ये साफ कर दिया था कि अभी जब ये इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे, जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, उसके बाद हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए सब साथ मिल के बैठ के ये बात तय करेंगे। इससे पहले वो ये कह रहे थे कि इनका कोई नाम नहीं होगा, कोई एक साथ विचारधारा नहीं है, कोई ये लोग, हम इन्हें तो ये शंका थी कि हम शायद दूसरी मीटिंग भी नहीं होने वाली है। अब तीसरी जब होने वाली है तो उससे भाजपा बौखला गई है। प्रदीप जी, ये तो सत्ता करेगी ना, ये तो जो विपक्षी आपके वो करेंगे ही ना। आप भी तो यही कर रहे हैं ना, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिन भर हमला बोलते हैं, आप एनडीए पर, सरकार पर हमला बोलते हैं, तो यही तो काम है ना आपसे राजनीतिक दलों का। तो इस काम से आप क्यों विचलित हो रहे हैं भाई? एक चेहरा बताइए, उसकी अगुवाई में चुनाव लड़िए। आप तीसरी बार बैठक करने जा रहे हैं, बनाइए सहमति, इसमें क्या ऐतराज है? देखिए शोभना जी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो ऐसी है नहीं कि हमें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। 2004 में 2009 में भी कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। दूसरी, मैं भाषा की बात कर रहे थे अभी प्रेम शुक्ला जी, घमंडिया और दूसरी भाषा जो कर रहे, तो अभी दो सेकंड पहले ही आपको ये कह रहे थे कि हम में घमंड नहीं है, हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हमने सभी को चुना है। तो क्या बाकी पार्टियों में लोकतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? बाकी सब पार्टियों में ऐसे नहीं चुना जाता जैसे आपने नड्डा साहब को चुन लिया? तो इस तरह की बात। और जो आपने कहा अपॉइंटेड माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, बड़े-बड़े लोकतंत्र के दावे कर रहे हैं प्रदीप भाटी जी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अखिलेश यादव का बनना, शिवपाल यादव को किनारे करना, जबकि पकड़ पार्टी पर, जमीन पर शिवपाल यादव जी की ज्यादा थी, क्या ये परिवारवाद नहीं था? क्या ये वंशवाद नहीं था? चलिए शिवपाल यादव बनता तो भी परिवारवाद होता, लेकिन और किसी को समाजवादी पार्टी में मौका नहीं दिया गया, सीधे अखिलेश यादव आए और मुख्यमंत्री वो बने। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है कि किसका कितना वर्चस्व है, वो वर्चस्व की लड़ाई सभा में नहीं है। और दूसरी बात जो मैं बात कहना चाह रहा था जो अधूरी रह गई, कि प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक चुनाव नहीं लड़े थे। तो जो अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो उन्हें भी सीधा अपॉइंट कर दिया गया था गुजरात के सीएम की तरह। तो प्रेम शुक्ला जी को वो भी याद रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी मुझे वाजपेयी साहब का विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप जल्दी से अपनी बात पूरी मैं एक और चीज जो कह दूं, जो उन्होंने बात छेड़ी शोभना जी, वंश के चिराग, हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं 130 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। 130 करोड़ लोग ही हमारा चेहरा है और हम उनके लिए लड़ाई 130 करोड़ लोग ही आपका चेहरा है। हमारा वंश भी वही है शोभना जी, हमारा वंश भी वही है और हमारा चिराग भी वही है। और वंश और चिराग की अगर उन्हें प्रेम शुक्ला जी को एडवाइस देनी है तो आरएसएस को दे दें और चिराग और वंश आगे बढ़ाएं। एके वाजपेयी साहब, भाई आप क्यों चाहते हैं कि आपकी पिच पर आकर खेलें? आपके पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, फेयर एनफ, आप लड़िए उनकी अगुवाई में, लेकिन बार बार ये कहना कि साहब आपके पास तो दूल्हा नहीं है, आपके तो कोई चेहरा नहीं है, ये तो यूपीए की पुरानी परंपरा है। 2004 में भी चेहरा हमें पता नहीं था, अचानक मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री वो बने। तो इस बार ऐसा क्या नया कर रही है इंडिया? ये शोभना जी, हम दिल से हम बता रहे हैं, हम दिल से ये चाहते हैं कि गठबंधन बिल्कुल न बने, इनका प्रधानमंत्री पे सरफटब्बल हो, आपस में बिल्कुल एकता ना हो, 1 to 1 बिल्कुल न लड़े, ये हम चाहते हैं दिल से। इतना ईमानदार नेता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विरोधी पक्ष है। देखिए बहस और क्या, बिल्कुल साफ चाहते हैं। देखिए 2 टीमें हैं तो हम क्यों चाहेंगे वो टीम जीत जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे चाहने से होगा कुछ नहीं। इनका अंतर विरोध, इनका परस्पर विरोध, इनकी इच्छाएं, इनके प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा, ये 4 चीजें इनको आपस में सर टकराएंगी। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे एक एक करके चीजें सामने आएंगी। अभी 1.5 साल 1.25 साल हो गया मेरे ख्याल, 1.25 साल में सिर्फ 3 मीटिंग कर पाए हैं। ना ऑफिस बन पाया, ना कन्वीनर बन पाया, मीटिंग भले ही 3 हुई है पर बेचैनी आपके खेमे में भरपूर कर दी है। मीटिंग भले ही 3 हुई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन में अच्छी खासी खलबली पैदा कर दी है इंडिया गठबंधन ने। अरे बिल्कुल, क्यों उनके विरोधी पक्ष का ध्यान नहीं रखेंगे? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? और ये बिल्कुल चाहेंगे कि बिल्कुल कामयाब ना हो वो अपने मकसदों में। इसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए, लेकिन जनता को इससे सरोकार नहीं है। जनता को सरोकार क्या है कि 9 साल में जिनके पास सत्ता है उन्होंने काम किया कि नहीं किया,
तो कल का उदाहरण ही है, आज बहनों को जो गिफ्ट दिया गया 200 रुपए का सिलेंडर पे, वो बहनें बड़ी खुश हैं। गरीब गुरबा के लिए 400 रुपए कम हुए आज। 400 रुपए का गिफ्ट जो मिला है ना, इसी तरह किसानों को भी गिफ्ट मिला है। हम तो सिर्फ उनका प्रचार प्रसार करेंगे। वाजपेयी जी, आप अपनी पीठ कितनी भी थपथपा लीजिए, यहाँ पर सारे कार्यकर्ताओं स्थिति इतनी खराब है इस देश में, गरीबी इतनी ज्यादा है कि आप खुश हो रहे होंगे 700 रुपए का सिलेंडर देकर, लेकिन उस गरीब से पूछिए जो पूरे महीने में 1700 रुपए नहीं कमा पाता है। आप बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उस गरीब से भी पूछ लीजिए। गरीब की चिंता, अरे गरीब की, शोभना जी, गरीब की चिंता जितनी इस सरकार ने की है ना, किसी ने नहीं की। एक छोटा सा एग्जांपल, रेडी पटरी वालों को अपनी रेडी पटरी लगाने के लिए 50,000 रुपए का लोन मिलता है, और बगैर ब्याज के, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी जमानत के। ये पहले कभी हुआ है? उनको जो मजदूर दिहाड़ी का लगाता है उसको भी रिटायरमेंट की पेंशन बना दी है। 25 रुपए उसको देने हैं, और उसके बाद बाकी के पैसे सरकार मिला के पेंशन देगी। तो ये मत बताइए, सबसे ज्यादा काम अगर किया है तो गरीबी के लिए किया है, और उसी का नतीजा है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आ गए। ठीक है, आइए अनुमा जी, हम लोगों का जो आत्मविश्वास है, हमारा काम है। ठीक है अनुमा जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि सपनों के सौदागर इकट्ठा हो गए हैं, और ये सरफुटव्वल जो है वो घमंडिया गठबंधन को कभी ऊपर बढ़ने नहीं देगी, नामकरण भी कर दिया है आपका। पहले तो लोकतंत्र पे बात कर लें कि गुजरात के जो पुराने मुख्यमंत्री थे रूपाणी जी, उनको बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हटा दिया गया था लोकतंत्र से, तो वो चुने गए थे, तो उस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटाया। ऐसे ही उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले थे, वो बड़ा लोकतांत्रिक तरीका था। हरियाणा के मुख्यमंत्री को जब चुना तो वो बड़ा लोकतांत्रिक तरीका था। तो ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं, ये सिर्फ एक हवाई है, लोकतंत्र तो नहीं है पार्टी में। दूसरी चीज, आप देखिए कि आज गरीबी और अमीरी के बीच में कितना अंतर बढ़ गया है, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वही आगे बढ़ रहा है। आप ये भी देखिए कि जो लोग वो 2 कंपनीज हैं, उनका आज आप बोलते हैं कि हमारी जीडीपी 5वें नंबर पे है, लेकिन हम 128वें नंबर पे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। तो कहां देश आगे बढ़ रहा है? एक सपना दिखाना अलग है। एक और बात है कि कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं बताते ये लोग। एक घोषणा करते हैं, घोषणा बहुत छपती है, घोषणा बहुत चर्चा में आती है, वो बहुत बातचीत होती है, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं, पहले कहा कि 8-9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिला, लेकिन बाद में पता चला कि 4.5-5 करोड़ ने दोबारा भरवाया ही नहीं। तो जो लोग भरवा ही नहीं सकते हैं, उनके बारे में अब आप सोचिए कि वो क्यों नहीं भरवा सकते हैं। ये एनालिसिस कौन करेगा? इतनी सारी योजनाएं होती हैं, पर उन योजनाओं का फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, ये सरकार बताने से गुरेज करती है। और यहां तक कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी आते हैं, और लाल किले पे जब उन्हें रिपोर्ट कार्ड बताना होता है तो वो चुनावी भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो ये हमारे सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम नेशनल डिजास्टर अलायंस ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नाम रखने का काम किया है, जबकि लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरह से लड़िए। ये कौन सा तरीका होता है कि भाषा बिगाड़ के आप लड़ाई करें? और एक चीज मैं शोभना जी आखिरी में कहना चाहती हूँ कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे मेरे रैंक के साथ बुलाया जाए, चाहे मैं कहीं पर भी रहूं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं फौज में रही हूँ, विंग कमांडर थी। बिल्कुल विंग कमांडर अनुमा, मैं क्षमा चाहती हूँ, और मैं अब आपको विंग कमांडर अनुमा ही कहूंगी। और अब मैं प्रेम शुक्ला जी, इससे पहले कि मैं आप पर फिर प्रेम शुक्ला जी पर जाऊं, आपने बड़े लोकतंत्र की बड़ी चर्चा करी और बड़े जोर शोर से इस शब्द का जिक्र किया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपकी पंजाब यूनिट नहीं चाहती थी कि जो आम आदमी पार्टी के साथ जाया जाए, आपकी दिल्ली की जो यूनिट थी वो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद आप आम आदमी पार्टी के साथ आए। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं की ना सुनना और फैसला आलाकमान के द्वारा ले देना, क्या इसको लोकतंत्र कहेंगे? ये लोकतंत्र है? ये फैसला पार्टी की आलाकमान ने नहीं लिया है, ये पार्टी का सम्मिलित फैसला है। और जब देश सामने होता है हमारे, और देश में हम लोकतंत्र को खतरे में देखते हैं, उस समय ये एक जॉइंट, ये बड़े पैमाने पर लिया गया फैसला है। इसमें ऐसा ना कहें कि ये किसी एक व्यक्ति ने ले लिया है पार्टी में, ऐसा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, तमाम उदाहरण आपको दे दिए गए। क्या यही लोकतांत्रिक तरीका है कि आप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, डिमोशन कर दिया उनका। हिमाचल प्रदेश में जब मन आता है तब आप, माफ कीजिए, उत्तराखंड में आपका जब मन आता है आप 3 बार मुख्यमंत्री बदल देते हैं। तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है बीजेपी का?
बहुत अच्छा प्रश्न है शोभना जी। निश्चित तौर पर हम तो लोकतांत्रिक तरीके की विधायक दल की बाकायदा बैठक बुलाई जाती है। मैंने जो प्रश्न उठाया था 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित नहीं नामित किया गया था। जब इनका संसदीय दल की बैठक हुई थी, आप याद कर लीजिए, रिकॉर्ड मंगा लीजिए। संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल की नेता निर्वाचित हुई थी श्रीमती सोनिया गांधी, और श्रीमती सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नामित किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, जबकि ये संवैधानिक परंपरा नहीं है। अब मुझे कृपा करके बताइए कि तीरथ सिंह रावत रहे हों या पुष्कर सिंह धामी रहे हों, विधायक दल ने उनको चुना कि नहीं चुना? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2001 में विधायक दल ने चुना कि नहीं चुना? तो हमारे यहाँ तो प्रक्रिया से हुआ, लेकिन नामित भले ही किया गया, पूरी पार्टी खड़ी हुई ना सोनिया गांधी के उस फैसले के साथ। सोनिया गांधी के उस फैसले के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई। हाँ हाँ खड़ी हुई ना, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो नहीं है ना। ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? हनुमान जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी अभी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी जो है उसको विधायक दल निर्वाचित करेगा, नामित नहीं होगा। वो कोई एक व्यक्ति नामित नहीं करेगा। हाँ, आला कमान उसका नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। उस प्रस्तावित नाम पर विधायक दल में या प्रधानमंत्री के नाम पे संसदीय दल में बाकायदा बैठक होगी, प्रस्ताव आएगा, मतदान होगा। एक मत से हो सकता है व्यक्ति, लेकिन वो निर्वाचित होता है, विधायक दल में निर्वाचित होता है या संसदीय दल में निर्वाचित होता है। 2004 में यह रिकॉर्ड है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बजाय श्रीमती सोनिया गांधी को संसदीय दल ने निर्वाचित किया और निर्वाचित नेता ने एक व्यक्ति को नामित किया। यह प्रक्रिया है। और कृपा करके बताइए कि 90 सरकारें अनुच्छेद 356 के तहत जिनको विधानसभा में पूर्ण बहुमत था, ऐसी 90 सरकारों की नृशंस हत्या करने का कलंक कांग्रेस के माथे पर है कि नहीं है? 2005 में आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, फिर अभी आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया। बात कर रही शोभना जी, आपको तो कुछ जानकारी ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जानकारी दे दीजिए। जानकारी ही नहीं है, जानकारी दे दीजिए ना। हाँ बता रहा हूँ जानकारी। 90 सरकार 300। हाँ सुन लीजिए, अब आप अच्छा प्रश्न किया आपने, सुनिए आप। 356 जिसको विधानसभा में पूरा बहुमत हो, उसकी सरकार को, हमारी 4 सरकारों को 1992 में बर्खास्त किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्रीय कैबिनेट का जो है कलंकित कृत्य था। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अगर एक लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनी गई, हमने कौन सी सरकार गिराई? एक अगर विधायक दल में इनको बहुमत ही नहीं है, अभी महाराष्ट्र की सरकार जब आप अनुच्छेद 370 लेकर आए और वो जो तमाम, जब आप अनुच्छेद 370 को आपने हटाया तो वो भी तो निर्वाचित सरकारी थी ना। ठीक है, वहां इंदिरा गांधी ने कोई काम गलत किया, उन्होंने बर्खास्त किया। आप वो दूसरे तरीके से गलत काम करती थी, आप पार्टियां तोड़ के सरकारें गिरा देते। शोभना जी, फिर आप अज्ञान में बातें कर रही हैं। फिर अच्छा चलिए, फिर आप जानकारी मेरी ठीक कर दीजिए। की सरकार से पहले समर्थन वापस लिया। हाँ ठीक कर रहा हूं मैं। जम्मू एवं कश्मीर की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन ठीक है, ये इस करेक्शन को मैं मान लेती हूँ, मैं मान रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, मैं इस करेक्शन को मान रही हूँ। अब आपको महाराष्ट्र का बताता हूँ। महाराष्ट्र का बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में लिखा है, भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे सरकार को कहा कि आप जो हैं बहुमत अपना जो है सिद्ध कीजिए, आपको विश्वास मत हासिल है सदन में, ये सिद्ध कीजिए। जैसे ही भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, वैसे उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि हम ऐसी सरकार को कैसे रिस्टोर कर दें। जब सुबह 5 बजे आपने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी थी, अजीत पवार के समर्थन लेकर। आप नियमों की धज्जियां, मैंने इतिहास में इतने लंबे कभी नहीं सुना कि सुबह तड़के भोर में, मतलब सूरज निकला नहीं और पता चला कि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल गया। नियम और कानूनों की धज्जियां हर सरकार अपने समय में उड़ाती रही है। कभी नहीं उड़ाई है, भाजपा ने कभी नहीं उड़ाई है। विंग कमांडर में 1959 से लेके 2005 तक 90 उदाहरण दे रहा हूं, 90 उदाहरण जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं। एनटीआर सरकार बर्खास्त किया था, उस पर सरकार फैसला है। फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त किया, उस पर फैसला है। भैरव सिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त किया, उस पर फैसला है। सुंदरलाल पटवा की सरकार बर्खास्त की गई, उस पर फैसला है। शांता कुमार की सरकार बर्खास्त की गई, उस पर फैसला है। एक दो नहीं 90 है। एक मुझे दिखा दे। ठीक है, आइए विंग कमांडर हनुमान जी, अब आप पे जो आरोप लगाए वो आपने सुन लिए, जवाब दे दीजिए क्रमवार तरीके से। मनमोहन सिंह को नामित किया गया था। सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने
मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के चुने हुए सदस्य थे और वो वहां से, और उनको सारे संसदीय दल ने चुना था। तो ये जो बात कह रहे हैं उसको हमको देखना होगा, और इसी समय आप खोलिए और देखिए क्या वो राज्यसभा के सदस्य थे या नहीं थे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कहते हैं कि ये इन लोगों ने झूठ मत बोलिए, आप अभी निकालिए, अभी देखिए विकिपीडिया में, अभी हाल खोलिए, अभी देखिए कि जो इन्होंने सरकार आप देखिए ना 2000, अरे भाई 2001 से चुने, आप देखिए ना, अभी देखिए चुनौती मेरी जी न्यूज़ करके दिखाएं। यहाँ देखिए, अभी देखिए, चुनौती जी न्यूज़ के पीसीआर को चुनौती है, जी न्यूज़ के पीसीआर को चुनौती दिखा दे। वो राज्यसभा के सांसद थे उस समय। चुनौती है, दिखा दे। दूसरी चीज सुनिए, आप लड़िए ना चुनाव, हमें क्यों लपेट रहे हैं? कैसे निर्वाचित हुए? आपको जो एक दूसरे को तर्क वितर्क देने आप दीजिए ना सर। बैठक में कब निर्वाचित किया गया? आप देखिए, मुझे बोलने से रोक रहे हैं, ये दबंगई सुन लेते हैं। संसदीय दल ने कब निर्वाचित किया? सुनिए, संसदीय दल ने कब निर्वाचित किया वो दिखाइए। संसदीय दल की उस बैठक का प्रस्ताव दिखाइए। सुनिए, वो राज्यसभा में सांसद थे, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो राज्यसभा के सांसद थे, संसदीय दल ने निर्वाचित कर दिया। अब जो है भैंस के आगे वीर बचाओ, भैंस बैठ पकड़ा। सुनिए, आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखेंगे। 1967 से आप लोगों का इतिहास है, आप लोगों को खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाए रहे हैं। मैं इतिहास जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी की बताएगी, अंग्रेजों की सेवा के लिए बनी पार्टी इतिहास बताएगी। आपने बहुत सारी शिकायतें गिनाई, आपने बहुत जगह मेरे भी ज्ञान वृद्धि की। अब सुन लीजिए ना एक बार, सारी चीजें हैं। प्रेम शुक्ला जी की सेवा के लिए प्रेम शुक्ला जी अंग्रेजों के चरणों में बैठने वाला नेहरू परिवार बताएगा इतिहास। पहला गवर्नर अंग्रेज बनाने वाली पार्टी बताएगी इतिहास। 16 जनरल सेक्रेटरी जिसके जो अंग्रेज रहे, ऐसी औपनिवेशिक और गुलामी करने वाली पार्टी बताएगी परिवार। ये संविधान बताएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? है औपनिवेशिक, अरे अनुभव लोगों से क्या बात कर रहे हैं? बताइए ना, चुनौती दे रहा हूँ। मनमोहन सिंह को मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं दो इतने पढ़े लिखे मेरे प्रवक्ताओं से बात कर रही हूँ इस समय। आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप लोग ऐसे मत कीजिए कृपया। मैं तो चुनौती दे विंग कमांडर प्रेम शुक्ला जी, विंग कमांडर अनुमा जी, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आप दोनों इतने पढ़े लिखे गेस्ट मेरे इस समय पैनल पे थे, मैं बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो चर्चा में आनंद आएगा, कुछ ज्ञान वृद्धि मेरी होगी, कुछ मैं आपकी करूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी रुकिए ना, जैसे हंस रहे हैं चुप तो रहिए ना। आइए विंग कमांडर अनुमा, अपनी बात। प्रेम शुक्ला जी आप बोलेंगे नहीं बीच में, अपनी बात पूरी कीजिए अनुमा जी। जी अभी तो पहले तो अब मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया वो हमको ना सिखाएं। जो माफी वीर हैं वो हमें मत सिखाएं। जिन्होंने अपने देश का तिरंगा 50 साल तक अपने यहां नहीं फहराया वो हमें ना दिखाएं। और जो बात कह रहे हैं, मैं 1967 की बात कर रही हूं। 1967 में इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार पहली बार गिराई थी, तब विधायकों को खरीदा था और वही सिलसिला आज भी चल रहा है। आज महाराष्ट्र में सरकार गिराई, पहले गिराई, उसके बाद मध्य प्रदेश में गिराई, गोवा में गिराई और हर जगह 9 राज्यों में इन्होंने सरकार गिराई है और वो सारे अलोकतांत्रिक तरीके इस्तेमाल करके गिराई है। और सभी को मालूम है कि ये लोकतंत्र को खरीदने बेचने का काम करते हैं और झूठ बोलने में इतनी महारत है कि देखिए यहां सामने सामने झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वो खुद पढ़ें उसके बारे में और दर्शक खुद जाने इस बारे में। तो जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार रोककर अपनी अलोकतांत्रिक तरीके दिखा रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको सिर्फ ये है कि बहुत सारी पार्टियां एक साथ होकर भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए सामने आ रही हैं और ये उसमें भी टांग अड़ाना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर डर भर गया है। क्योंकि जितने बार भी रेटिंग हुई है, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए स्वीकार नहीं किया है। आप खुद देख सकती हैं बहुत सारे सोशल मीडिया में। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी मैं जानती हूँ आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मुझे वाजपेयी साहब का भी रुख करना है और प्रदीप जी का भी। अगर आप मुझे अवसर नहीं देंगे तो अन्याय होगा। नहीं अवसर दूंगी ना आपको। फिर इसका मतलब है कि जी न्यूज़ अन्याय पर आमादा है। चलिए तो अब आप इतने बड़े भारी आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, कोई अन्याय नहीं है। वो दो गेस्ट और भी हैं इस पैनल में, मुझे उनको भी वक्त देना है। भारतीय जनता पार्टी चलिए आइए प्रेम शुक्ला जी अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं वाजपेयी साहब के पास चली जाऊंगी। आइए। बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बार बार मौका दिया जा रहा है और ये बहुत गलत है। ये भी अलोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक है। अब इनको शांत करिए। अच्छा, मैं प्रेम शुक्ला जी, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बार AK वाजपेयी साहब एक बार लोकतांत्रिक है, ठीक है, 1 मिनट। इसका मतलब है कि आप कांग्रेस के दबाव में हैं, छोड़ दीजिए। अरे बाप रे बाप, गजब कर रहे हैं आप लोग। मतलब बच्चे भी शायद ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे आप लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस का दबाव दिखाई दे रहा है। आपको प्रेम शुक्ला जी एक बात बताओ, दिखाई दे रहा है, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेरे माता पिता से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आती हूँ। पक्षपात आप सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप सुन लीजिए, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। और अनुमा जी आप भी सुन लीजिए, आप दोनों लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं, तरह की लाचारी दिखाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब आपने सवाल किया है तो मैं जवाब तो मांगूंगी ना, प्रेम शुक्ला जी से लूंगी या वाजपेयी साहब से लूंगी। उन्होंने कोलाहल किया। अब छोटा सा जवाब पहले प्रेम शुक्ला जी आप दे लीजिए, उसके बाद में वाजपेयी जी आपके संयम को मैं सलाम करती हूँ सर। प्रदीप जी आपके भी संयम को। आप प्रेम शुक्ला जी बोलिए प्रेम शुक्ला। 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस स्थापित हुई तो पहला प्रस्ताव था कि अंग्रेजों की सेवा के लिए बन रही है। पहली बार अंग्रेजों की सेवा के लिए बनी। आप लोगों ने मेरे डिबेट को डिरेल कर दिया एकदम। मैं डिरेल हो चुकी हूँ। गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। ये तो कांग्रेस का ये बनी नहीं थी, बहुत ही गलत बात, झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं, पहली लाइन से झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है, अंग्रेजों के बोल रहे हैं। अनुमा जी जब आप सवाल पूछ रही हैं तो जवाब तो प्रेम शुक्ला जी देंगे ना। आप सुन ही नहीं रहे एक दूसरे को। अब मैं मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, मैं अब रुक करना चाहूंगी। मेरे साथ पैनल में और भी लोग हैं, मैं बड़ा क्षमा चाहती हूँ, मैं बड़ी क्षमा चाहती हूँ। और देखिए मैं आज बड़ी खुश हुई थी। प्रेम शुक्ला जी, अनुमा जी सुन तो लीजिए मुझे, आज मैं को प्रोत्साहित किया है। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, आज मैं बड़ी खुश हुई थी कि ये पैनल इतना बढ़िया है, इतने बढ़िया पढ़े लिखे ज़हीन लोग मेरे साथ आज बैठेंगे। आप लोग क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं? वाजपेयी साहब, वाली वंशवादी पार्टी जो है, वाजपेयी साहब, अगर इंडिया गठबंधन खरगे साहब के नाम पर सहमति बना कर ले आई तो ये तो मौके पर चौका हो जाएगा और आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी जिस गठबंधन को आप तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि खरगे साहब इतने सीनियर लीडर है और मुझे लगता है सबकी सहमति होगी। राहुल गांधी पे हो सकता है ना बने। देखिए, राजनीति में अगर मगर से नहीं चलेगा। राजनीति में कंफ्यूज माइंड से भी नेतागिरी नहीं होगी, ना देश का संचालन होगा। राजनीति में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, विजन होना चाहिए, नेता होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए और नीतियां होनी चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिसिंग हैं तो राजनीति में कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है, ये विंग कमांडर अन्मा जी अभी बोल रही थी, कांग्रेस पे बड़े काले धब्बे लगे हुए हैं उनके इतिहास में और वो धब्बे मिटाए नहीं जा सकते। लोकतंत्र की दुहाई आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने खुद इमरजेंसी लगाई है, आपने खुद 92 बार 356 का दुरुपयोग किया है, सिखों का नरसंहार किया है और कश्मीर से कश्मीरी पंडित कैसे मारे गए थे, जेनोसाइड हुआ था। तो इसलिए लोकतंत्र की दुहाई ना दे। लोकतंत्र जिंदा है, ज्वलंत है, इसीलिए चुनाव हो रहे हैं और इसी तरह से लोकतंत्र मजबूती से चलता रहेगा। हाँ, ये है जो आपके अधिकार है, आप इकट्ठे होइए। आपने तो मान लिया है कि बगैर इकट्ठे हुए मोदी को नहीं हरा सकते। आपने ये भी मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, हम उसकी अवमानना करते रहेंगे। इसीलिए माफ करना, राहुल गांधी को अभी 2 साल की सजा हुई है और सजा याफ्ता है, इस पे बुरा नहीं मान सकते आप। और बेल पे भी है, इस पे भी बुरा नहीं मानेंगे। सोनिया गांधी भी बेल पे, खड़गे साहब भी बेल पे, राहुल गांधी भी बेल पे। तो इन चीजों को कैसे जुटलाओगे? खाली बुरा बनने से थोड़ी बात बन जाएगी। अगर आपके आरोप सत्य होंगे जनता मानेगी। अगर प्रदीप पाटिल जी, तमाम सपनों के सौदागर एकजुट हो गए, एक मंच पर आ गए, सपने सबके बड़े बड़े हैं, कौन कैसे चलेगी गाड़ी? शोभना जी थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। बिल्कुल समय दूंगी, आप बोलिए। देखिए, वाजपेयी साहब की बात से मैं शुरू करता हूं कि जो ये सपनों की बात कर रहे हैं, सपनों और जुमलों में फ़र्क होता है। सपनों के सौदागर तो अच्छी बात है, हमने सपने पूरे किए, इतना बढ़िया शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने इतने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, इतना अच्छा विकास किया, इतनी विकास की गति को इतना बढ़ाया। ये सब सपने ही तो थे जो हमने साकार किए। तो हमने कोई
जुमले तो नहीं दिखाए। जिस तरह से जुमले दिखा रही है सरकार और जुल्मों और अत्याचार जो बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, उसका हिसाब भी तो होना होगा 2024 में। और जब महत्वपूर्ण बात ये है शोभना जी कि 80 करोड़ लोग जहाँ पे फ्री का राशन लेने के लिए मोहताज हो, उस देश में प्रेम शुक्ला जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको ये तो इनका तो शर्म से झुक जाना चाहिए कि इस देश में जिसमें महंगाई इतनी हो, बेरोजगारी 10 करोड़ लोगों को जो बेरोजगारी इनको रोजगार देना था, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, उसके लिए क्षमा नहीं मांगना चाहिए इन्हें देश से। इन्होंने जो रोजगार योजना लाई अग्निवीर, जिसमें हमारे किसानों और मजदूर के बच्चे जिसमें बेस्ट ऑप्शन थी, जो ऑप्ट करते थे, उनको इन्होंने उनका रोजगार खत्म कर दिया। 100 दिन में ये काला धन लेके आने वाले थे, 100 स्मार्ट सिटी लेके आने वाले थे। इन्होंने देश को इतने बड़े, अब ये मैं इन्हें दावा करता हूं और इनसे प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं, जो 2014 में आपने जितने भी जुमले देश को दिए उस पे चुनाव लड़के दिखाइए। वो सारी महंगाई की मार पे चुनाव लड़के दिखाइए, रोजगार देने पे चुनाव लड़के दिखाइए, 100 दिन में काला धन लेके आने के लिए चुनाव लड़के, उसी बात पे चुनाव लड़के दिखाइए, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़के दिखाइए। आपका मुंह नहीं खुलेगा, आपका मुंह बंद हो जाएगा इन सब चीज़ों पे, क्योंकि आपने 2014 से जो देश की दुर्गति की है। शोभना जी, ये जो ये मैनिपुलेशन करते हैं ना, चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से जो सवाल आपने उठाए, मैं बात कर दूं, जो सवाल आपने उठाए महंगाई के, भ्रष्टाचार के, मैं सारे मुद्दों पे सवाल जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा भी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कि अगर इतना भ्रष्टाचारी सरकार थी, इतनी अव्यवस्था थी, इतनी कानून व्यवस्था खराब थी उत्तर प्रदेश में, तो फिर आप क्यों नहीं दूसरे विधानसभा चुनाव में योगी को हरा कर सत्ता पर काबिज हो पाए? देखिए, हमने अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हमने पूरा 10% और जो कि बहुत बड़ा वोट शेयर होता है, हमने इंक्रीज़ किया। 37.5% वोट शेयर, 37% वोट शेयर के साथ हम उत्तर प्रदेश में जीत के आए हैं। जितना हमने लोगों को, हम अपनी जो कमियां रही हम उनको पूरा करेंगे। आने वाले समय में हम कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अव्यवस्था फैलाई उस चुनाव के अंदर, उस पर हमारी पूरी निगाह रहेगी और ये आगे के चुनाव हम बहुत बेहतर तरीके से लड़ेंगे। इनके सब जो भी कर्म और कुकर्म ये इन्होंने चुनाव में किए हैं, वो सारे हमारी निगाह में हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये भी समझ ले कि उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में भी अखिलेश यादव जी को लेके आना चाहती थी और फिर दोबारा लेके आएगी। लेकिन शोभना जी, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि चुनाव हारे और जीते जाते हैं। 2000 आप 1900 आप जनसंघ के समय से ले लीजिए, ये 51 में तीन लोगों की पार्टी थी, 3% वोट के साथ। 1980 में 3 की पार्टी 300 से ऊपर की पार्टी बन गई है। 1980 में 3 से 2 हो गए, वो भी एक अचीवमेंट है, उसका भी इनको बधाई दे दीजिए। इंडिया गठबंधन के पास चेहरा ना हो, आप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी पिच पर आकर खेलें, वो नहीं फंस रहे आपके जाल में, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि टक्कर कड़ी है आपके लिए 2024 के चुनाव में बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के ही। जी, हम तो हर चुनाव जो है कड़ी टक्कर होगी इस अनुमान से ही चुनाव लड़ते हैं। और आप कृपा करके समझ लीजिए कि हमारी 190 सीटों पर कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी इस घमंडिया गठबंधन की है, उसमें से जो है 190 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी और 170 सीटें हमने जीती थी। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि हमारे जीत का, और 224 सीटें ऐसी हैं जिसपे हमारे 224 सांसद 50% से अधिक वोट लेकर जो है जीते हैं। 50% से अधिक। जबरदस्ती बीच में बोल रहे भाटी जी, मैं आपको सुन रहा था भाटी जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं बस एक घमंडिया है तो घमंडिया कहूंगा मैं, घमंडी को क्या कहूं मैं? प्रेम शुक्ला जी, मुझे मेरे संस्कार आपकी तरह गलत लैंग्वेज यूज करने के लिए इजाजत नहीं देता। इसी चर्चा पे आते। प्रेम शुक्ला जी, क्या घमंड दिखाया इस इंडिया गठबंधन ने? क्या घमंड दिखाया कि ये घमंडिया गठबंधन हो गया? जवाब दे दीजिए। फिर आ बहुत सारी चीजों से बोला जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, सुन लीजिए। पहला घमंड सरदार पटेल की, जो इस देश को जिन्होंने एकीकृत किया, उन सरदार पटेल की यूनिटी ऑफ स्टैच्यू पर आज तक घमंडिया गठबंधन का एक स्टैच्यू, जो 1948 में उन्होंने आरएसएस को बैन किया, वो भी उसको भी याद कर लीजिए। आप सेलेक्टिव क्यों याद करते हैं सरदार पटेल जी को? आप सेलेक्टिव याद मत करिए। कुछ भी, कोई भी भाटी जी फिर चिल्लाने लगे। अब शोभना जी क्यों चिल्ला रहे हैं? अनुमा जी, मैं आऊंगी ना आपके पास भी। अनुमा जी, आपके पास भी आऊंगी ना। मैंने एक सवाल पूछा, प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद अनुमा जी अगला नंबर मैं आपके पास आऊंगी।
शांत होकर सुन लीजिए, फिर आप पॉइंट वाइज जवाब दे दीजिएगा। बोलिए, आपने पहला सरदार पटेल का पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट दीजिए प्रेम शुक्ला जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो कर्तव्य पथ पर लगी, आज तक कोई जो है घमंडिया गठबंधन का घटक दल उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं आप, दल के गठबंधन, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई भी कुछ भी आरोप आप लगा देते हैं। कौन गया नेताजी, कौन गया बताइए ना, कब गया अखिलेश यादव? तीसरा सुन लीजिए, अभी 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हमेशा जो है विपक्ष के नेता जाते थे। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। ये इनके घमंड का जो है बड़ा प्रमाण है। ऐसे 90 प्रमाण दिए जा सकते हैं जो इनके घमंड के प्रमाण हैं, और इनके घमंड के प्रमाणों के कारण ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनका नामकरण घमंडिया किया है। चलिए आइए अनुमा जी जवाब दीजिए। उस वाक्य को कहना मेरा संवैधानिक दायित्व है और मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, आइए विंग कमांडर अनुमा। आज आपके चैनल पे जिस कदर झूठ का एक व्यक्ति को बोलते हुए कभी रोका भी नहीं गया और लगातार उन्होंने झूठ बोले हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को लेकर, चाहे वो किसी और के बाद में। ये काम आपका है, मैं आपकी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ना बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप करिए ना, मैं कैसे इसका विरोध करूंगी चैनल पे बैठ के? मुझे नहीं है ये पता, आप करिए ना विरोध। देख लीजिए, आप लेके बंदूक मुझ पर तान देते हैं। चलिए अब प्रेम शुक्ला जी शांत होकर सुन लीजिए, फिर आइए अनुमा बोलिए। प्रेम शुक्ला जी अब शांत हो जाइए ना, अंग्रेजों की सेवा के लिए बनी पार्टी। प्रेम शुक्ला जी अब शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज अब शांत हो जाइए। इतिहास में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है कि जब आरएसएस का निर्माण हुआ उस समय हेडगेवार जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्या है शोभना जी? मैं क्या करूं भाई, आप लोग चुप ही नहीं हो रहे, आप लोग चुप ही नहीं हो रहे। मैं तो बहुत खुद बड़ी दुखी हो गई हूँ। मतलब मैंने तो सोचा था आज इतने शानदार पढ़े लिखा पैनल है मेरे साथ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अनुमा जी बोलिए, आपका इरादा है क्या कि कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ बोल सके? आपको लगता है विपक्ष के लोग बोल सके? जब बोलते हैं, जब ये बदतमीजियां कर रहे हैं, ये देखिए प्रेम शुक्ला जी, मुझे आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा सर। प्रेम शुक्ला जी ऐसे मत करिए सर, सर ऐसे मत कीजिए, थोड़े करेंगे सर ऐसे मत करिए ना, सुन तो लीजिए पहले। आप कांग्रेस का नहीं कर सकते, भाजपा कर। आपने 3 आप करिए सर, मेरी तो कांग्रेस का नहीं कर सकती है सर। सुनिए ना, 3 पॉइंट आपने गिनाए घमंडिया गठबंधन के, मैं जवाब लेना चाहती हूँ। आप जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप पे आ जाऊंगी। प्रदीप जी भी कुछ पॉइंट्स देना चाहते हैं, बोलिए। पहले सत्य 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की सेवा के लिए की, सत्य है, उसका प्रस्ताव है, नहीं क्या गलत है मुझे बताइए। अरे मेरे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं अनुमा जी, वो बोल रहे हैं, उनके पास माइक है, माइक्रोफोन है, मैं क्या कर सकती हूँ? आप भी बताइए, आप भी तो नहीं शांत हो रही हैं, मैं दोनों को रोक रही हूँ, आप लोग मेरे ऊपर ही आरोप लगा दे रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, आपके सामने तो रोक रही हूँ उन्हें। बंद करिए इसको, कैमरा बंद करिए। वो मुझे मना कर रही है ना कि अरे आपको नहीं मना कर रही हूँ अनुमा जी, कैमरा हटाइए यहाँ से। अरे अनुमा गजब हालत है। अनुमा जी जवाब दीजिए, मेरी बात सुनिए फिर, मेरी बात सुनिए फिर। अब आप, हाँ मैं जवाब दे रही, इसको गुंडाई कहते हैं बोलना शुरू कर दिया। सुन लीजिए, अनुशासनहीनता और गुंडाई। शुक्ला जी बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए आप लोग, सारा समय खत्म हो जाएगा। मुझे मेरा ब्रेक का टाइम हो रहा है। अनुमा जी खत्म कीजिए जल्दी से अपनी बात रखिए। दर्ज है, इतिहास में दर्ज है कि आरएसएस के हेडगेवार जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आरएसएस ने कभी भी, हमेशा उन्होंने विश्व युद्ध के लिए लोगों को भर्ती किया, अंग्रेजों के साथ किया। उन्होंने, अरे सबको मालूम है ये इतिहास में, पढ़ लिख कर आओ भाई, अनपढ़ हो, तब भी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये देखिए, ये झूठ बोले, क्या बात करें, जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था, यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। नेहरू जी चरण चाट रहे थे अंग्रेजों के, तब मेरी आप लोगों से आज एक बड़ी विनती है, प्रेम शुक्ला जी और अनुमा जी, अरे मेरी एक विनती मान लीजिए। प्रभु आज यहाँ से निकल के आप लोग कॉफी पी लीजिए जाके, आप लोग इतना लड़ रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजों के चरण पकड़ के, तब जो है हेडगेवार जी सत्याग्रह कर रहे थे। व्यक्ति ये पूरा का पूरा डिबेट डिरेल कर रहा है और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी को, ये देखिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य की अभद्रता, कांग्रेसी संस्कृति। अरे आप कैसी भाषा बोल रही हैं? ये कोई तरीका? ये आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठी हुई हैं अनुमा जी, प्लीज। ये आप पर्सनल फोन कॉल पर नहीं है कि आप कुछ भी बोले, ये गलत है। लगातार
ये गलत है, ये गलत है। इस तरीके की भाषा नहीं, आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए ना, ये क्या मतलब इस तरह से। चलिए ठीक है, तो आप सभी मेहमानों का एक लाइन बोलिए, जल्दी से बोलिए और फिर मैं खत्म। मैं प्रेम शुक्ला जी को कहना चाहता हूँ कि लौटाएंगे सूद समेत तुम्हारे जुल्मों का जितना हिसाब है, और तुम्हारे पास झूठों का बादशाह है और हमारे पास अब झूठ तोलने का औजार है। ठीक है, वाजपेयी जी आप बोल लीजिए, आप भी एक लाइन बोलना चाह रहे थे। नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये घमंडिया वाला जो मामला जो आप पूछ रहे थे जी, उसका सीधा जवाब ये है कि जब पार्लियामेंट के देश की पार्लियामेंट के उद्घाटन में ये बाइकआउट करते हैं, ये घमंड है। जब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना उसमें माफी नहीं मांगते, ये घमंड है। जब देश में विदेशों में जाते हैं राहुल गांधी और देश को बदनाम करते हैं, ये घमंड है। और जब आप संसद में उनका माइक ऑफ कर देते हैं तो वो घमंड है कि नहीं है? चलिए ठीक है, इस डिबेट को हम अच्छे नोट पर खत्म करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।